उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी क्योंकि अब प्रदेश में जल्द निजी स्कूलों के लिए फीस एक्ट लागू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग फीस एक्ट को तैयार करने में जुटा हुआ है और दूसरे राज्यों समेत दिल्ली के निजी स्कूलों की व्यवस्था पर अब अध्ययन किया जा रहा है। सरकार ने शिक्षा विभाग से फीस एक्ट का नया ड्राफ्ट मांगा है और अब इस ड्राफ्ट में कुछ इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं कि निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कई राज्यों के निजी स्कूलों की व्यवस्था पर अध्ययन किया जा रहा है। सरकार ने शिक्षा विभाग से फीस एक्ट का नया ड्राफ्ट मांगा है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है, निजी स्कूलों पर जो मनमानी है उन पर लगाम लगाई जाए। मनमाने तरीके से जो फीस में इजाफा करते हैं, अभिभावकों पर इससे भार बढ़ता है, उसको कंट्रोल किया जाए। इसीलिए सरकार अब नया एक्ट लाने जा रही है और शिक्षा विभाग से जल्द ही इसका ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। हमारे संवाददाता पंकज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, बताइएगा किस तरह के प्रावधान इस ड्राफ्ट में किए जाएंगे और कौन सी दिक्कतें हैं जिन्हें दूर करने में ये नया एक्ट सफल रहेगा। उत्तराखंड में जो निजी स्कूल है, तमाम जो स्कूलें हैं, उसमें फीस को लेकर काफी दिक्कतें रही हैं, चाहे एडमिशन की बात हो या मनमानी फीस वसूली की बात हो। कोरोना के दौरान ये मामले बहुत ज्यादा सामने आए थे। अभिभावकों ने कई बार मिलकर शिक्षा मंत्री और शासन से गुहार लगाई थी कि जो निजी स्कूल है वो मनमाने तरीके से एडमिशन फीस और जो फीस स्कूल फीस वो वसूल रहे हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि एक एक्ट बनाया जाएगा जिसके दायरे में जितने भी निजी स्कूल रहेंगे वो रहेंगे और उनके मानकों के आधार पर उनकी फीस तय की जाएगी। अभी अध्ययन चल रहा है, दूसरे राज्यों के स्कूलों का अध्ययन चल रहा है और खासकर जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल हैं उनकी एक रिपोर्ट मांगी गई है। उसके आधार पर ही यहाँ पर भी एक जो फीस एक्ट है वो तैयार किया जाएगा ताकि जो निजी स्कूल है उनकी मनमानी पर लगाम लगाया जाए। शासन ने इस पर एक ड्राफ्ट मांगा है। हालांकि शिक्षा विभाग पहले से ये तैयारी कर रहा है और एक बड़ी बात भी है कि जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। लंबे समय से वो इस बात को कह रहे हैं कि जो निजी स्कूल है उनकी जो मनमानी है उन पर लगाम लगाने के लिए फीस एक्ट तैयार किया जाएगा। संभवतः माना जा रहा है कि इसी साल ये फीस एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और निजी स्कूलों की जो मनमानी है उस पर भी लगाम लगते हैं। जी हाँ, और अभिभावकों को भी राहत मिलेगी क्योंकि जब तक फीस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा दिक्कतें अभिभावकों को हो रही थी और इसीलिए सरकार ने महसूस किया कि ऐसा एक्ट लाकर उस पर लगाम लगाई जाए। शुक्रिया जानकारी के लिए पंकज। अगली खबर देहरादून से। देवस्थानम बोर्ड भंग ना करने का ये मामला है। हक हकूकधारी महापंचायत ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार का एकमत न होने को लेकर नाराजगी है और आज 4 धामों में काली पट्टी और काला मास्क पहनकर विरोध किया जाएगा। 15 जून को चारों धाम में तीर्थ पुरोहित सांकेतिक उपवास भी रखेंगे। 21 से चारों धाम में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। तो बोर्ड पर सरकार का एकमत न होने को लेकर नाराजगी है और इसी के चलते आज चारों धामों में काली पट्टी बांधकर और काला मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तीर्थ पुरोहित सांकेतिक उपवास रखेंगे 15 जून को जब ये प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि सीएम तीरथ रावत आखिरकार चुनाव कहां से लड़ेंगे। भाजपा की तरफ से अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई, लेकिन एबीपी गंगा आपको दिखाएगा कि मुख्यमंत्री की कहां से चुनाव लड़ने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। सत्ता परिवर्तन के बाद भी उत्तराखंड भाजपा के भीतर असमंजसता की स्थिति बरकरार है। सूबे के मुखिया बदल गए मगर पार्टी का मूल कार्यकर्ता अभी भी चुनावी मोड में नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं भाजपा संगठन अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर पाया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनाव कहां से लड़ाया जाए। उत्तराखंड भाजपा में इस समय जबरदस्त मंथन चल रहा है और मंथन के पीछे का एकमात्र विषय है कि मुख्यमंत्री को कौन सी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजा जाए। चूंकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुए 3 महीने हो गए हैं और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। 3 ही महीने बचे हैं। अगर 10 सितंबर तक वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहते या नहीं बन पाते तो उनकी सरकार पर संवैधानिक संकट आ सकता है। और राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं, दूसरे विषयों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा उस रणनीति पर भी काम कर रही है कि विधानसभा चुनाव न लड़ना पड़े और सितंबर के प्रथम सप्ताह में विधानसभा भंग करके सीधे चुनाव करा दिए जाएं ताकि 2-3 महीने उनकी कार्यवाहक सरकार चलती रहे और तीरथ सिंह रावत कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। भाजपा के भीतर बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं का मत है कि मुख्यमंत्री को गंगोत्री से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि भाजपा विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद ये सीट खाली है। उत्तरकाशी की सीट तो खाली हो रखी है। अभी वहाँ पे जो पूर्व विधायक थे उनके निधन से वो सीट खाली हुई है।
तो ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो वहाँ से चुनाव लड़े, भाजपा वहाँ से चुनाव लड़वाए। अदरवाइज कोई और सीट खाली करते हैं तो इससे एक नकारात्मक संदेश जाएगा और अभी चीज़ों को लेकर के जनता का मनोबल भी इतना ऊंचा नहीं है कि वो अन्य चीज़ों को लेकर के इस तरह का दृष्टिकोण रख सके। मुख्यमंत्री पर गंगोत्री से लड़ने का दबाव इसलिए भी है क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अगर सीएम को चुनाव लड़ाने के लिए कोई दूसरी सीट खाली कराई जाती है तो विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर हो सकता है कि कोरोना काल में दो जगह चुनाव कराकर जनता को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। इसलिए नैतिक तौर पर मुख्यमंत्री के लिए गंगोत्री जाने का दबाव बना रहेगा। गंगोत्री विधानसभा से उपचुनाव लड़ने का एक दबाव पार्टी के और मुख्यमंत्री के भीतर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो सूचनाएं मिल रही हैं उनसे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देगी कि गंगोत्री से ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। मगर सवाल यह है कि अगर गंगोत्री से चुनाव लड़ने की बात से सीएम इनकार करते हैं तो उनके पास कुछ और विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहला विकल्प यमकेश्वर सीट खाली कराकर रितु खंडूड़ी को लोकसभा चुनाव लड़वा दिया जाए और मुख्यमंत्री यहां से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच जाएं। लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंडूड़ी को चुनाव प्रचार के लिए मनाना होगा, तब राह ज्यादा आसान होगी। विकल्प नंबर 2, सतपाल महाराज से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए और उनकी सीट चौबट्टा खाल से तीरथ चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन महाराज क्या चाहते हैं इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अदद विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा जिस तरह के पसोपेश की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है, वहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं है। चूंकि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री विधानसभा से जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे गोपाल सिंह रावत, उनका निधन हो चुका है और भाजपा पर इस बात का दबाव और मुख्यमंत्री पर भी इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि जो रिक्त हो चुकी है गंगोत्री विधानसभा सीट, वहीं से उपचुनाव लड़ लिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता विनोद, वो संभावित जगह और क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? एबीपी गंगा ने उन बातों को रखा, लेकिन संकेत क्या मिल रहे हैं? किस तरह की चर्चा चल रही है कि कौन सी सीट हो सकती है जहां से तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे? जी, आस्था देखिए, मुख्यमंत्री के गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं संभवतः तय हो गया है और यही वजह कि कल प्रदेश महामंत्रियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की बैठक हुई थी, जिसमें चिंतन मंथन विधानसभा उपचुनाव को लेकर ही हुआ था और अधिकांश तय हो गया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गंगोत्री विधानसभा से ही उपचुनाव में दावेदारी करेंगे, यानी गंगोत्री विधानसभा ही वो से ही चुनाव लड़ेंगे। ये तो लगभग तय हो गया है, लेकिन संगठन के तौर पर अभी घोषणा होना बाकी है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ प्रदेश महामंत्रियों की बैठक है, उसमें चिंतन मंथन ये होगा आखिरकार किस तरीके की रणनीति रहेगी उपचुनाव को लेकर। लगभग तय तो जरूर हो गया है और थोड़ी देर बाद में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आज भी एक बड़ी बैठक भाजपा संगठन की है कि आखिरकार उपचुनाव को लेकर भाजपा की किस तरीके की रणनीति है। विकल्प तो बहुत थे, लेकिन अब लगभग तय मुख्यमंत्री का गंगोत्री विधानसभा सीट से ही हो गया, तय हो गया है कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और तो ये बड़ी अपडेट आप बता रहे हैं इस वक्त विधायक विनोद, बड़ी अपडेट आप बता रहे हैं कि लगभग तय हो गया है कि गंगोत्री विधानसभा से ही वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। कुछ और खबरों पर अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन बात अब कांग्रेस की करने जा रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन होगा और उत्तराखंड में भी कांग्रेस आज इसे लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं में पेट्रोल पंपों के बाहर आज कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे से कांग्रेसी धरना देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर कांग्रेस का पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। आज देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पेट्रोल पंपों के बाहर धरना प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। और विनोद इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विनोद, कहा जा रहा है दोपहर 12 बजे से ये धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, तो कांग्रेस के कौन कौन से नेता किस किस जगह पर धरना देंगे और क्या ये सांकेतिक धरना रहेगा? किस तरह से इस प्रोटेस्ट को करने जा रही है आज कांग्रेस? जी, आज तो देखिए 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में आज कांग्रेस का डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रोटेस्ट है और कोविड के नियमों को लेकर भी प्रशासन उन्होंने एक एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए हैं कि अगर प्रदर्शन करते हैं तो तमाम नियमों का पालन कांग्रेसी करे। ऐसे में आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में ये प्रदर्शन होने जा रहा है और प्रदेश की 70 विधानसभाओं में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो पेट्रोल पंप पर जाएंगे, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर हल्ला बोल करेंगे और लगातार कांग्रेस मान रही है कि करीब 50 से ज़्यादा
डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, जिसके बाद लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। और ऐसे में बढ़ते पेट्रोल दामों को लेकर आज कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रहेगी। तो पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में आज हल्ला बोल है, लेकिन प्रोटेस्ट के वक्त प्रशासन ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और खासकर जो भी प्रोटेस्ट करने वाले नेतागण हैं उनको बताया है कि कोविड के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ना लगाना, तमाम नियमों की अगर कोई धज्जी उड़ाता है तो उसके लिए कार्रवाई के लिए भी तैयार है। तो लिहाजा बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर आज पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, जिसमें प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसी इकट्ठे होंगे और पेट्रोल पंप के बाहर ये प्रदर्शन होगा। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये प्रदर्शन होगा। और राजधानी देहरादून उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं में ये प्रदर्शन कांग्रेस आज करने जा रही है। आप नजर बना के रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया विनोद आपका। अगली खबर देहरादून से 250 करोड़ की ठगी से जुड़ा ये मामला है। उत्तराखंड एसटीएफ के विशेषज्ञों की टीम पड़ताल में जुटी हुई है और अब 24 घंटे जांच पड़ताल में जुटी है एसटीएफ की टीम। बंगलुरु में गिरफ्तार आरोपियों को भी लेने के लिए एसटीएफ की टीम रवाना होगी। पावर बैंक ऐप के माध्यम से शातिर अपराधी 15 दिन में पैसे डबल करने के लिए लोगों को लालच देते थे और इस बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा उत्तराखंड की पुलिस ने किया था। 250 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी। और अब 24 घंटे जांच पड़ताल में जुटी एसटीएफ की टीम। बंगलुरु में गिरफ्तार आरोपियों को लेने भी एसटीएफ की टीम रवाना होगी और उनको देहरादून लाने की कोशिश करेगी और उसके बाद होगी पूछताछ कि कितने लोगों को कहां इन्होंने ठगा है और कितनी मोटी रकम का ये पूरा घोटाला है। अब 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसटीएफ की और खबर ये भी कि बंगलुरु पहुंचेगी गिरफ्तार आरोपियों को लेने। उधर देहरादून के लोगों को भी राहत मिली है। रेलवे बोर्ड ने 3 और ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है। आज से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस चलने जा रही है। 14 जून से नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस भी चलेगी और 14 जून से ही नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन भी होगा। तो कोरोना में कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण जो रेलवे सेवा ठप थी उसमें धीरे धीरे अब उन सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। 3 ट्रेनें उत्तराखंड के लिए भी चलने जा रही हैं। देहरादून से नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस 14 जून से चलेगी और 14 जून से ही नंदा देवी एक्सप्रेस का भी संचालन होगा। काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन जो कि उत्तराखंड यानी देहरादून के लिए चलेगी दिल्ली से। और अब रुक करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों का। रानीखेत के सोनी क्षेत्र के बिनसर महादेव मंदिर में मूसलाधार बारिश से गदेरे में उफान आ गया, जिससे दुकानों में पानी घुस गया, लोगों में दहशत का माहौल बन गया और गदेरे में पानी इतने उफान पर आ गया जैसे कि मानो बादल फट गया हो। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितना तेज बहाव इस पानी का, जहां तक नजर जा रही है दूर तक तेज बहाव के साथ ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग जहां तहां पनाह ले रहे हैं। सड़क पर काफी ऊपर तक ये पानी बह रहा है। मंदिर के अंदर दाखिल हो गया, आसपास घरों और इमारतों में भी चला गया। सड़कें लबालब हैं, तेज बहाव का ये पानी ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ बादल फटा हो। सब बह चुके हैं, सामान भीग गया है। बारिश से गदेरे में उफान आया, जिसके कारण जल्दी से जल्दी पानी हर तरफ भर गया। ठीक करें और ऊपर से ठीक कराएं। और ऐसा प्रतीत हुआ कि बादल फटा है ऊपर कहीं। और मैं भी उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है। 14 जून तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 12 जून को पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी में बारिश का अलर्ट है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जहां तहां बारिश होती रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है 12 जून को। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ हो या मैदान, दोनों ही तरफ मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में होगी, यह अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। लगता है उत्तराखंड में मानसून से पहले ही लोगों की मुसीबत शुरू हो गई है और बारिश की वजह से कहीं सड़कें बंद होने लगी हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइड के कारण घरों में दरारें आ रही हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश जारी है। प्रदेश से अलग अलग जगह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि कहीं पर बारिश हुई है तो कहीं पहाड़ों से लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हैं। बड़कोट में तो बारिश की वजह से पानी खेतों में घुस गया, जिससे फसल तबाह हो गई।
तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़, रानीखेत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बड़कोट और पिथौरागढ़ से तस्वीरें हैं। आप देखिए, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया जिसके कारण सड़कें बंद हो गई हैं, तो कहीं पर तेज बारिश की वजह से पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और कहीं तो पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खेतों की तरफ पहुंच गया, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। और दूसरी तरफ मौसम विभाग चेता रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, मूसलाधार बारिश होती रहेगी। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और उसका असर किस तरह पड़ा, कहीं लैंडस्लाइड, रास्ते बंद, कहीं खेतों में पानी भर गया, फसलें खराब, नदियां उफान पर और रिहायशी इलाकों तक पानी घुस आया। उधर उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये निर्देश दिए हैं। हर दिन 40,000 टेस्ट कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में अब टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हर दिन 40,000 टेस्ट हो, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना के मामले अब धीरे धीरे घट रहे हैं, लेकिन तेजी से टेस्टिंग बढ़ेगी। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए टेस्टिंग बेहद जरूरी है। तो ऐसे में हर दिन 40,000 टेस्ट किए जाएं, प्रशासन ने इसका आदेश दे दिया है। तो उत्तराखंड में अब टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये निर्देश दे दिए हैं। पर डे 40,000 टेस्ट करने का टारगेट रखा गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। इस दौरान हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत की तारीफ की, मगर वो तीरथ रावत से खफा नजर आए। हरीश रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरोहितों की मांग पर विचार किया जाएगा। तीरथ सिंह जी की नींद खराब होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी लीडरशिप इस बात पर मंथन कर रही है कि भाई इस व्यक्ति के चेहरे के साथ तो चुनाव में जाया ही नहीं जा सकता। अब उसके लिए कवर के तौर पर किसको आगे करते हैं, किसको बगल में खड़ा करते हैं, ये सब की समाचार पत्रों में कुछ न कुछ बातें आ रही हैं। इन सब बातों को लेकर तो परेशान हाल मुख्यमंत्री दिल्ली के अपने नेतागणों के पास दस्तक लगाने पहुंचे हैं। काश उत्तराखंड जो कोरोना से इस समय सर्वाधिक पीड़ित है, उन लोगों तक तीरथ सिंह जाते। त्रिवेंद्र सिंह जी पद से हटने के बाद सही बातें कर रहे हैं। पद पर रहते भले ही सही कदम न उठा पाए। उन्होंने एक बड़ा व्यवहारिक सुझाव दिया है कि भाई यात्रा जारी रखो, मगर ये टेस्टों के साथ जिनके टेस्ट हो गए हैं, जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगा दी हैं और आदि आदि, ताकि संक्रमण की संभावनाएं न्यूनतम हो। मैं समझता हूँ कि लोगों के यात्रा धाम के साथ कई लोगों की आजीविकाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार उनकी कोई मदद कर नहीं रही है। देवस्थानम बोर्ड बनाना और जो परंपरागत लोगों के अधिकार हैं उन पर ढाका डालना और बिना परिस्थितियों को समझे, क्योंकि हमारे जो धार्मिक यात्रा है उस धार्मिक यात्रा में पंडा समाज का, दूसरे लोगों का बड़ा भारी योगदान रहता है। वो देश भर में 6 महीने घूम घूम करके लोगों को आमंत्रित करते हैं। वो एक प्रकार से इस यात्रा के संयोजन में जो काम सरकार नहीं कर पाती है उसका पूरक के रूप में काम करते हैं। मगर अब एक गलत कदम उठा दिया। 3 साल हो गए हैं, अब तो कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा। हमने कहा तो है, वादा किया है कि हम इसको बदलेंगे और देखना पड़ेगा, ताकि ऐसा भी ना हो कि बड़ा भारी कन्फ्यूजन खड़ा हो जाए। अब इस बिंदु पर नई सरकार को सोच करके कदम उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चला है
वो वैक्सीनेशन ड्राइव केवल चहेतों को लाभ पहुंचा पाए। कहाँ है वैक्सीन? कांग्रेस चिल्लाते थक गई है कि वैक्सीन तो बताओ। जश्न तक मना दिया भाजपा के दोस्तों ने, मगर वैक्सीन गायब है। उसी का परिणाम है कि दूसरी लहर गांव-गांव तक पहुंच गई, दूर चीन के बॉर्डर के गांवों में भी पहुंच गई।